जय हिंद दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजिस्टर को हमने परीक्षण किया और उसको मैंने पहचाना कि उसमें जो नंबरिंग होते हैं, लेटर होते हैं, वो किस लिए दर्शाए जाते हैं। अब हम ट्रांजिस्टर में देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम क्रम वाइज समझेंगे। तो ट्रांजिस्टर में यहाँ सबसे पहले हमको देखना ही होता है कि वह एम्पलीफायर कैसे, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कैसे करता है। तो ट्रांजिस्टर हम कहें तो एक प्रकार का खुद अपने आप में एम्पलीफायर होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर करता क्या है कि निम्न सिग्नल को हाई सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो वह एक प्रकार का खुद ही एम्पलीफायर हो गया। तो एम्पलीफायर क्या करता है, किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, छोटे से बड़े में परिवर्तित कर देता है। तो जो एम्पलीफायर होता है, तो ट्रांजिस्टर को ही हम यहाँ पास एम्पलीफायर बोले, चूँकि ट्रांजिस्टर से ही एम्पलीफायर का हम निर्माण करते हैं। तो जो एम्पलीफायर होता है, तो उसमें सबसे पहले हमको ये होना चाहिए कि वह विश्वसनीयता उसमें कैसे हम बढ़ाएं। तो एम्पलीफायर में विश्वसनीयता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसमें हमें विश्वास होना चाहिए कि उसको हम जिस काम के लिए हम बना रहे हैं वह उसका काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो उसकी विश्वसनीयता होती है, तो विश्वसनीयता पर क्या हम बात करते हैं यहाँ पास विश्वसनीयता, तो उसको फेथफुल एम्पलीफायर, तो प्रवर्धन की विश्वसनीयता तो प्रवर्धन की विश्वसनीयता के बारे में हम समझेंगे कि इसका क्या तात्पर्य हुआ। तो यहाँ हम जो इनपुट में कोई ट्रांजिस्टर हो गया, तो ट्रांजिस्टर के इनपुट में हम जितना सिग्नल देंगे तो उससे ज़्यादा आउटपुट में सिग्नल को यदि एम्पलीफाई करके हमारा एम्पलीफायर देता है, ट्रांजिस्टर देता है, तो हमको उसको हम यह बोलेंगे कि इसकी विश्वसनीयता जो है तो वह क्या है, उच्च है, ठीक है। तो यदि ऐसा करके देता है तब हम उसको बोलेंगे कि इसकी विश्वसनीयता क्या है, ठीक है, उच्च है। जैसे हम यहाँ पास कोई हमारा सिग्नल हो गया, इस सिग्नल को हमने यहाँ ट्रांजिस्टर के द्वारा हमने क्या किया, एम्पलीफाई किया, और आउटपुट में इस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करने के लिए हम एम्पलीफायर यूज़ किया, और आउटपुट में यह सिग्नल यदि हमको बढ़ा के और एम्पलीफाई करके ठीक ठाक ऐसे देता है, तब इसको हम बोलेंगे कि इसकी जो विश्वसनीयता है तो ठीक है, अच्छी है। यदि ऐसा नहीं करता यह एम्पलीफायर, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि इसकी जो विश्वसनीयता है तो वह अच्छी नहीं है। यदि आपको यहाँ हम एक साइकिल पूरा दिए, 360 डिग्री का एक साइकिल हम पूरा दिए, और वह आउटपुट में हाफ साइकिल ही हमको देता है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसकी विश्वसनीयता क्या है, अच्छी नहीं है, ख़राब है। तो ऐसे में हमको सभी को दिक्कत होती है। कैसे इसकी विश्वसनीयता अच्छी नहीं होगी तो कैसे दिक्कत होगी कि सिग्नल हमने इसको दिया फुल, जैसे हम किसी को फ़ोन लगाएं तो बोले उसको कि हेलो, तो वहाँ आउटपुट में उसको है सुनाई नहीं दिया, लो बस सुनाई दिया, तो ऐसे में तो परेशान हो जाएंगे। तो उसको हम कहेंगे कि इसकी विश्वसनीयता ख़राब है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि इसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए अच्छी, उच्च होनी चाहिए। तो फिर इसकी विश्वसनीयता उच्च होने के लिए, उच्च बनाने के लिए हमको इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिन शर्तों को पूरा करना होता है। तो ट्रांजिस्टर में जो हम यहाँ पास उसकी शर्त होती है कि भाई तुम उच्च कार्य करोगे, अच्छा विश्वास रख के तुम पे से हम काम लेंगे, तुम काम करोगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बोलेगा कि तुम मेरी शर्त पूरा करो, मैं तुमको अवश्य ही जैसा तुम काम चाहोगे वैसा हम देंगे करके। तो उसकी ट्रांजिस्टर की क्या होती है, कुछ शर्तें होती है, कुछ डिमांड होती है। ट्रांजिस्टर बोलता है कि तो हमको ऐसा मेरे साथ करके दो, मैं तुमको अवश्य ही दूंगा। तो यहाँ पास जो ट्रांजिस्टर होता है, ये बेस हो गया, और ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया एमीटर। एमीटर में हमने इस प्रकार से सिंबल दे दिया, और इसके हम यहाँ पास ऐसे करके
यहाँ आउटपुट में सिग्नल और इसके हम बायसिंग को करते हैं। यहाँ पास बेस किसको लिए हम एमीटर को बेस लिए हैं। कॉमन यहाँ पास जो ट्रांजिस्टर होगा तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, चूँकि एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्वाधिक यूज करते हैं। तो इसको हम जब देते हैं बायसिंग तो कैसे बायसिंग दिए थे, इसको हम रिवर्स बायसिंग देते हैं। किसको, कलेक्टर को। ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। तो यहाँ हम जो कलेक्टर बायसिंग देते हैं वो कैसे देते हैं, रिवर्स। तो यहाँ एन है इसको हम प्लस देंगे तो इसको हम रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। और यहाँ हम इस प्रकार से इसको हम बायसिंग देते हैं। तो ये किसके मध्य में है, ये है हमारा यहाँ कलेक्टर और एमीटर के मध्य में है। कलेक्टर और एमीटर के मध्य में है तो इसको कलेक्टर और एमीटर के मध्य में बायसिंग देंगे। अब जो होता है हमारा बेस बायसिंग, तो कलेक्टर को तो हमने बेस में कुछ इसको इस प्रकार से बायसिंग दिया था कि यहाँ पास बेस है, अच्छा इसको मैंने एमीटर बायसिंग एमीटर की कॉमन लिया। तो एमीटर कॉमन लिया तो फिर इसको हमने क्या दिया था, धन दिया था। तो इसको हम इस प्रकार से धन देंगे, इसको हम देंगे धन। तो यहाँ हो जाएगा हमारा धन और यहाँ हो जाएगा हमारा ऋण। तो यहाँ एन है तो इसको हमने दिया एन, तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये कौन सी बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। किसके मध्य में दिए, यहाँ पास बी है और यहाँ पास ई है। तो इसको जो वोल्टेज मिली तो बी और ई के मध्य में इसको हमने बायसिंग किया, तो बी और ई के मध्य में इसकी बायसिंग हो गई। तो यह फॉरवर्ड में हुआ, यह रिवर्स में हुआ। तो ये ट्रांजिस्टर बोलता है कि भाई हम जितने हमको स्टार्ट होने के लिए, हमको ऑपरेट होने के लिए जितना हमको पावर चाहिए तुम कम से कम उतना पावर दे दो, और इतना यदि तुम कर दिए तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करूँगा। जितना तुम इनपुट में सिग्नल दोगे हम आउटपुट में एम्पलीफाई करके उससे अच्छा सिग्नल देने के हम लिए तैयार हैं। तो यह ट्रांजिस्टर बोलता है। तो ये बोलता है कि तुम कम से कम हमको इतना वोल्टेज दो, कम से कम इतना वोल्टेज दो जितने में हम ऑपरेट हो सके। तो यदि यह सिलिकॉन का लगा होगा पूरा हमारा डिवाइस तो सिलिकॉन का ही इसको हम बनाते हैं, और यदि जर्मेनियम का लगा होगा तो जर्मेनियम के लिए उसकी वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पास जो फॉरवर्ड वाइज में सिलिकॉन के लिए वोल्टेज देना होता है तो वो कितना वोल्टेज देते हैं, तो फॉरवर्ड वाइज में यदि सिलिकॉन के लिए वोल्टेज चाहिए तो इसको हम 0.7 वोल्टेज कम से कम देते हैं। यदि यह जर्मेनियम का है तो इसको 0.3 वोल्ट इसको हम कम से कम वोल्टेज देते हैं, जिससे कि यह फॉरवर्ड वाइज में क्या हो सके, ऑपरेट हो सके। तो इसको न्यूनतम वोल्टेज इतना चाहिए ही चाहिए, न्यूनतम वोल्टेज इसको इतना चाहिए ही चाहिए, मिनिमम वोल्टेज। और यहाँ पास फॉरवर्ड वाइज में फिर कलेक्टर बोलता है कि कलेक्टर को भी जितना कम से कम वोल्टेज चाहिए तो उतना तुम दो। तो वह यदि सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन के लिए इसको वोल्टेज कितना चाहिए होता है, सिलिकॉन के लिए इसको कम से कम 1 वोल्ट चाहिए होता है, और जर्मेनियम के लिए इसको 0.5 वोल्ट चाहिए होता है। यह कैसा है, यह है रिवर्स बाइस में। तो यह रिवर्स बाइस में है, और यह कैसा है, ये फॉरवर्ड बाइस में। तो फॉरवर्ड बाइस में इतना चाहिए और रिवर्स बाइस में इतना चाहिए। तो इसमें से कितना 3 शर्तें इसकी पूरी करनी होती है ट्रांजिस्टर की। बोलता है 3 शर्तें तुम मेरा पूरा करो मैं तुमको दूंगा। तो एक शर्त ये हो गई कि भाई तुमको मैं फॉरवर्ड बाइस में इतना वोल्टेज तुमको कम से कम दूंगा, और इतना वोल्टेज हम दूसरी शर्त ये हो गई कि कम से कम रिवर्स वाइज में हम, यदि जर्मेनियम का है तो जर्मेनियम का 0.5 और सिलिकॉन का है तो 1 वोल्ट हम तुमको देंगे। अब इसकी तीसरी डिमांड क्या होती है कि तीसरी शर्त तुम क्या हमको पूरा करके दोगे। तो ये बोलता है कि यदि इनपुट में, हमारे इनपुट में यदि कोई सिग्नल नहीं है, 0 सिग्नल है, तो यहाँ इनपुट में यदि कोई 0 सिग्नल है तो क्या होगी, 0 सिग्नल है तो इसकी जो कलेक्टर धारा है, तो कलेक्टर धारा यहाँ पास ये पॉजिटिव होगी। कलेक्टर धारा जो IC है तो इसमें कम से कम निम्न धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो कलेक्टर बोलता है कि ये पूरा ट्रांजिस्टर बोलता है कि हम में यदि इनपुट में सिग्नल नहीं भी है, 0 है, इनपुट में सिग्नल कितना है, 0 है, तो जो कलेक्टर की धारा है तो उसमें न्यूनतम धारा प्रवाहित होनी चाहिए। यह इसकी तीसरी शर्त होती है। तो यदि किसी ट्रांजिस्टर के साथ हमको उसका विश्वास लेना है, मतलब उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करना है, जितना हमको चाहिए उतना आउटपुट में लेना है, तो इस ट्रांजिस्टर की 3 शर्तें पूरा करना होगा। तो ये 3 शर्तें पूरी करने होती है।
अब इसमें ये 3 शर्तें आपको पता हो गई। अब इसमें बायसिंग जो हम करते हैं, तो बायसिंग जो एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर में हम बायसिंग करेंगे, तो उस बायसिंग के आधार पर हम देखेंगे कि इनकी कितनी विधि होती है। तो एम्पलीफायर में अब क्या करेंगे, हम बायसिंग करेंगे। तो एम्पलीफायर में हमको बायसिंग करना होता है। अब उसके बायसिंग के आधार पर देखेंगे कि इनकी कितनी विधि है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, वहाँ से पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके बायसिंग की अब हम विधि को देखेंगे। एम्पलीफायर में बायसिंग की विधि, तो यदि उपरोक्त शर्त को पूरा कर देते हैं हम लोग, तो इसके बायसिंग की तैयारी अब करनी होगी। तो इसकी जो एम्पलीफायर की बायसिंग होती है, बायसिंग की विधियाँ, तो एम्पलीफायर के बायसिंग की विधि देखेंगे कितने प्रकार से इसकी विधि होती है। तो पहले यहाँ विधि हो गई जो हमारा बेस होता है। तो बेस के साथ हम क्या करेंगे, रजिस्टर को जोड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे हम बेस रजिस्टर बायसिंग। उसको हम बोलेंगे बेस रजिस्टर बायसिंग, बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर बायसिंग। तो इसको हम बेस रजिस्टर बायसिंग बोलेंगे, या फिर इसको मेथड बोल दें। तो बेस रजिस्टर मेथड। जो दूसरा नंबर होता है, तो दूसरा नंबर यहाँ होगा बायसिंग विथ कलेक्टर, बायसिंग विथ कलेक्टर, बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, तो यह इसकी क्या हो गई, तीसरी यहाँ पास, सॉरी दूसरी विधि हो गई। 1 सेकेंड। इसकी जो तीसरी विधि है, एमीटर बायसिंग, एमीटर बायसिंग मेथड। और जो चौथी विधि है और जो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है, तो वो है वोल्टेज डिवाइडर मेथड। तो वोल्टेज डिवाइडर जो मेथड है और जो चौथी विधि है, तो इस विधि का यूज सर्वाधिक करते हैं इस एम्पलीफायर की बायसिंग करने के लिए। तो हम देखेंगे अब कि इस एम्पलीफायर की बायसिंग करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज कैसे करते हैं। तो इस विधि को हम समझते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि जो एम्पलीफाई हम करते हैं, तो एम्पलीफाई करने के लिए हम इसमें 2 तरीके से एम्पलीफाई कर सकते हैं किसी सिग्नल को। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई सिग्नल को करना चाहें, तो आप ऐसे समझिए कि एक सिंगल स्टेज में हम कर सकते हैं और एक मल्टी स्टेज में। तो सिंगल स्टेज का मतलब ये है कि हम इनपुट में एक सिग्नल को देते हैं और आउटपुट में एक ही स्टेज में धड़ाके के साथ हम सीधे उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। उसमें और हम कुछ नहीं किए कि एक दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, ऐसा कुछ नहीं किए। इनपुट में हम एक स्टेज में सीधे एक पैर को रखे और दूसरे पैर में छलाका लगा दिए सीधे आउटपुट में। तो सीधे एक ही स्टेज में, एक ही स्टेप में आप कूद गए हैं, ऐसे समझें। तो एक ही स्टेज में, एक ही चरण में हम उसको करते हैं एम्पलीफाई। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर या एकल चरण प्रवर्धक उसको हम बोलेंगे। और जो दूसरा होता है वो मल्टी स्टेज होता है, मतलब बहुचरण प्रवर्धक होता है। तो पहले हम सिंगल स्टेज को देखते हैं और सिंगल स्टेज में हम वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसको भी हम इसी साथ में समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे सिंगल स्टेज, तो यहाँ
सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो इसका क्या मतलब हुआ? एकल चरण प्रवर्धक। तो एकल चरण प्रवर्धक यानी सिंगल चरण एकल चरण प्रवर्धक मतलब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले ट्रांजिस्टर को। क्या लेते हैं? ट्रांजिस्टर को लेते हैं, और ये हो गया ट्रांजिस्टर। या फिर ऐसे ले सकते हैं कि इसको हम पहले सप्लाई को लेते हैं, सप्लाई ले लें जिससे आसान हो समझने में। ये सप्लाई हो गया हमारा, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया इधर नेगेटिव। अब यहाँ हम लेते हैं इसको एक ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर का ये हो गया हमारा बेस, और यहाँ पास हम एमीटर को लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ हम लगाते हैं एक प्रतिरोध को, और यहाँ एक कैपेसिटर को लगाते हैं। इसमें हम वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए प्रतिरोध को लगाते हैं, और यहाँ हम कैपेसिटर को लगाते हैं। इनपुट में देते हैं इसको सिग्नल को। यहाँ कलेक्टर हो गया, और इसको लगाते हैं प्रतिरोध को। यहाँ से हम लेते हैं एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, जिससे हम आगे स्टेज के लिए हम बढ़ाएंगे कोई कपल करने के लिए। और ये हो गया हमारा RC। RC का मतलब ये कलेक्टर हो गया, तो कलेक्टर के लिए प्रतिरोध RC हो गया। यहाँ पास एमीटर है, ये एमीटर है, तो यहाँ जो प्रतिरोध लगा है तो इसको हम RE लिखेंगे। ये हो गया कैपेसिटर लगा है। अब कैपेसिटर किस में लगा है? एमीटर में, तो यहाँ ये कैपेसिटर हो गया। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें, और दो हमने यहाँ पास प्रतिरोध को लगा के रखा है। तो ये हो गया दो प्रतिरोध, एक R1 और एक R2। एक कैपेसिटर है जो इनपुट में लगा है, तो इसको हम इनपुट कैपेसिटर बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। अब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में हमको यहाँ क्या समझना है? तो एक ही हमने ट्रांजिस्टर को लगाया, और इनपुट में दिया हमने एक सिग्नल को, और आउटपुट में वो धड़ाके के साथ हमको एम्पलीफाई करके कुछ इस प्रकार से दे देगा। तो एम्पलीफाई करके मतलब पहले की तुलना में उसकी जो पावर थी उस सिग्नल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो बिग सिग्नल को हाई सिग्नल में इसने बढ़ा दिया। तो कैसे बढ़ाया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट यहाँ भाग ले रहे हैं, इनके बारे में भी हम विशेषता समझेंगे। यहाँ जो मैंने कैपेसिटर को लगाया, तो ये कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का। इस कैपेसिटर को जो हमने लगाया तो यह है 100 माइक्रोफैरेड का। तो ये दो कैपेसिटर लगाया, जो एक 10 माइक्रोफैरेड का है और एक 10 माइक्रोफैरेड का है। और यहाँ पास भी जो ये कैपेसिटर है तो ये भी 10 माइक्रोफैरेड का है। ये जो कैपेसिटर है तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, जो डीसी पर वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में बोले तो विद्युत अपघटनी संधारित्र। तो यह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, वहाँ भी हम लिखेंगे। तो इसमें अब कौन कौन से एलिमेंट भाग लिए हैं इसको थोड़ा हम देखते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हम प्रतिरोध को देखते हैं। तो जो प्रतिरोध है R1 और R2, तो यह वोल्टेज डिवाइडर प्रतिरोध है। क्या है ये वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विभाजक वोल्टेज प्रतिरोध। तो विभाजक वोल्टेज प्रतिरोध, यह वोल्टेज को क्या करता है? विभाजित कर देता है। ये हो गया। अब यहाँ एक है हमारा कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर को देखते हैं C, और जो C लिख के दिया है। तो यह कैपेसिटर होता है कपलिंग कैपेसिटर, मतलब युग्मन संधारित्र। तो ये युग्मन संधारित्र हो गया। ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं RC। तो RC क्या है? RC यह है कलेक्टर लोड रजिस्टर। तो
कलेक्टर लोड कैपेसिटर। तो कलेक्टर को संग्राहक बोलेंगे, लोड को भार, कैपेसिटर को संधारित्र। यहाँ पास ये हुआ। अब है आर ई। तो आर ई क्या है? तो यहाँ जो आर ई है, तो आर ई यहाँ पास है, तो आर ई को बोलेंगे हम यहाँ पास प्रतिरोध है। एमीटर में लगा प्रतिरोध है जो वोल्टेज को क्या करेगा? स्थायित्व, स्टेबिलिटीज प्रदान करेगा। तो यहाँ जो यहाँ से प्रवाहित होगी धारा, उस धारा को यहाँ स्टेबिलिटीज प्रदान करेगा, मतलब वह स्थानीयता करेगा। तो इसको हम लिखेंगे स्टेबिलाइजेशन। तो स्टेबिलाइजेशन, यहाँ टी ई नहीं रहेगा, स्टेबिलाइजेशन। तो स्टेबिलाइजेशन किसको कर रहा है? ये प्रतिरोध है। स्टेबिलाइजेशन इसको रजिस्टर बोलेंगे। तो इसको स्थानीयता प्रतिरोध बोलेंगे। इसके बाद आता है सी ई। सी ई क्या है? सी ई यहाँ है, एमीटर में लगा कैपेसिटर है और ये आने वाली धारा को बाईपास करेगा। तो इसको बोलेंगे एमीटर बाईपास एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो एमीटर बाईपास क्या है? कैपेसिटर है। इधर से ये हो गया R2। एक है CE। तो CE क्या है? इनपुट में लगा कैपेसिटर है, तो इनपुट कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर है। और यहाँ लगभग पूरी चीज़ हो गया। तो इसमें अब हम समझेंगे कि इन सारे एलिमेंट का यहाँ पास क्या काम होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और कैसे एम्पलीफाई करके देता है। इनको अब हम समझते हैं। तो यहाँ पास हमने एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया जो 10 माइक्रोफैरेड का है। तो यहाँ से हमने जो बोला, कोई हम बोलते हैं वॉइस, तो अपने जो ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में जितनी भी कोई आवाज़ होती है, वॉइस होती है, तो वो एक ज्यावक्रीय आकार की होती है, साइनसोइडल वेव की होती है। तो लगभग सभी साइनसोइडल वेव की ही होती है जो वॉइस हम निकालते हैं। क्योंकि कोई वॉइस निकालेंगे तो पहले धीरे निकालेंगे, तेज़ निकालेंगे, धीरे निकालेंगे, तेज, ऐसे ऐसे एक साइनसोइडल में वो चलती है। तो यहाँ जो हम ऑडियो वॉइस निकाले, ऑडियो फ्रिक्वेंसी निकाले, तो ऑडियो सिग्नल को जो निकाला हमने, तो यहाँ से वो सिग्नल आया। तो ये जो वोल्ट यहाँ पास सप्लाई है, तो इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज ऐसे चाहिए, तो इसको एमीटर जो यहाँ पास होता है, एमीटर, तो वह फॉरवर्ड में जुड़ा होता है और जो कलेक्टर होता है वह रिवर्स में जुड़ा होता है। रिवर्स के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है और फॉरवर्ड के लिए कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो वहाँ पास वोल्टेज हमको डिवाइड करना होता है। तो वोल्टेज को हम करते हैं डिवाइड। तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज़ किए हैं। कैसे किए? यहाँ पास दो हम अलग अलग प्रतिरोध को लगाएं। तो एक प्रतिरोध यहाँ से हमने वोल्टेज जो दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी वोल्टेज को देखें तो जितनी वोल्टेज होगी, तो उन वोल्टेज को यहाँ दो भागों में R1 और R2 दो प्रतिरोध लगे हैं। यह प्रतिरोध यहाँ पास जो मिलने वाली वोल्टेज होगी वो अलग होगी और फिर यहाँ पास जो मिलने वाली वोल्टेज होगी वो अलग होगी। तो इसने वोल्टेज को क्या किया? डिवाइड कर दिया। कौन? R1 और R2 प्रतिरोध। तो इसीलिए यहाँ पास बोले कि वोल्टेज डिवाइडर मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास वोल्टेज डिवाइडर मेथड का ही यूज किया गया है। तो यहाँ से निकलने वाली जो हमारी सिग्नल होगी, तो उस सिग्नल को यहाँ पास हमारा ट्रांजिस्टर में आ चुका और ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमने वोल्टेज इसको अलग अलग वैल्यू की दिए हैं। यहाँ ज़्यादा वैल्यू की चाहिए, क्योंकि रिवर्स में काम करता है कलेक्टर, तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। और इसको एमीटर में फॉरवर्ड में कार्य करता है तो कम वोल्टेज, तो कम वोल्टेज इसने जो ड्रॉप किया, बची खुची वोल्टेज है, तो कम वोल्टेज यहाँ पास मिली एमीटर को ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पास आ गई हमारी सिग्नल। अब वो सिग्नल क्या करेगी कि वो सिग्नल जो होगी, तो यहाँ जो धारा हमारी यहाँ पास पहुँच आई है, तो इस धारा को यहाँ पास हमारी ये धारा होगी। हमने यहाँ से दिया डीसी सप्लाई और मिलने वाली जो साइनसोइडल वेव है एसी और डीसी,
तो एसी है, तो यहाँ डीसी सप्लाई भी यहाँ से आएगी और एसी सप्लाई भी यहाँ तक आ चुकी। तो यहाँ जो हमारी यहाँ पास निकल के अटकी हुई सप्लाई है वो है हमारी आई एसी और आई डीसी भी है, आई डीसी भी है। तो एसी और डीसी दोनों प्रकार की यहाँ पास धारा आ गई। अब जो कैपेसिटर होता है वह डीसी के लिए कैसे कार्य करता है और एसी के लिए कैसे कार्य करता है, इससे पहले मैंने उसको बेहतरीन तरीके से समझा दिया, फिर भी आपको याद दिला देते हैं कि जो कैपेसिटर होता है तो XC बराबर होता है 1/2πfL, 1/2πf। यहाँ पास सी के लिए कैपेसिटर के लिए यूज कर रहे हैं तो सी लिखते हैं। तो जो डीसी होता है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी रखने पर यहाँ हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा तो 1/0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी ओपन सर्किट होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ से जब डीसी सप्लाई आने का प्रयास करेगी तो उसके लिए यह ओपन सर्किट का कार्य करेगा। तो कैपेसिटर क्या करेगा, ओपन सर्किट का कार्य करेगा, तो यहाँ से डीसी सप्लाई नहीं आ पाएगी। आएगी कौन, ओनली फॉर एसी सप्लाई आएगी। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो यहाँ XC का जो मान है वो घटेगा, मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका मान घटेगा। तो यहाँ से एसी सप्लाई ही मात्र प्रवाहित होगी, यहाँ से एसी सप्लाई ही प्रवाहित होगी, एसी सिग्नल प्रवाहित होगी, ना कि डीसी यहीं पास रुक जाएगी। तो यहाँ से जो हमारी डीसी है तो वो कैपेसिटर से डीसी नहीं आ पाई, ओनली फॉर आ पाई तो एसी आ पाई, यहाँ से एसी आ गई। तो ऐसा हमने यहाँ पास क्यों किया, क्योंकि हमको जो सिग्नल है तो सिग्नल जो हमारा प्रतिरोध है तो प्रतिरोध से पूरा गुजर जाता है। यदि सिग्नल यहाँ हम कैपेसिटर को मान लीजिए ना लगाते तो हमारा वो जो सिग्नल है एमीटर से आया हुआ तो वो पूरा प्रतिरोध से आता, और प्रतिरोध क्या करेगा, उस सिग्नल को वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, मतलब सिग्नल को ड्रॉप कर देगा, ख़त्म कर देगा। हमारा एम्पलीफाई करने से क्या फ़ायदा, फिर हम चाहते हैं कि कम दिए सिग्नल तो आउटपुट में ज़्यादा मिले, और आउटपुट में यहाँ बीच में तो सब काम हुआ बढ़ाया, लेकिन ये साला वोल्टेज पूरा सिग्नल को ख़राब करके रख दिया। तो ऐसा करते तो हमको फ़ायदा ना होता। तो फिर हमने क्या सोचा कि इसको हम जो सिग्नल आ रही है तो इस सिग्नल को हम दूसरा एक रास्ता बनाते हैं, एक दूसरे साइड से निकाल लेते हैं, तो उसको हम बाईपास बोलते हैं ना। जैसे हमारे घरों से जो हाईवे होती है तो उसको बोलते हैं ना बाईपास लाइन गई है उधर से, तो बाईपास मतलब उसको साइड से निकली हुई, हमारे घरों के गांव से साइड से निकली होती है लाइन, उसको बाईपास लाइन बोलते हैं। तो इस प्रतिरोध के साइड से हमने उसको सिग्नल को हमने निकाल लिया, तो साइड से निकाल लिया, इसलिए इसको क्या बोला कि यह बाईपास है। तो यहाँ पास जो CE है तो उसको हम एमीटर बाईपास कैपेसिटर बोले। तो इधर से AC सिग्नल हमारी प्रवाहित होगी और DC सिग्नल इधर से आई, जो आई तो नहीं DC के लिए भी ये तो रोकने का ही कार्य करेगा, लेकिन AC को मेन हमको वहाँ पास एम्पलीफाई करना था, तो AC हमको यहाँ पास मिल गई। तो AC को हमने मेन चीज़ हमने यहाँ पास फ्लो करा लिया। तो इस प्रकार से AC यहाँ पास हमारी सिग्नल आउटपुट में फाइनली आ चुकी है, और आ चुकी है वो एम्पलीफाई होके आ चुकी है। कैसे आ चुकी है, एम्पलीफाई होके आ चुकी है। अब यहाँ पास ये पूरे इसको हम समझ लिए, एक RE को समझ लिए, मतलब इसको भी समझ लिए। इसका काम क्या था, स्थानीयता मतलब स्टेबलाइजेशन, मतलब जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना एडजस्ट करके कभी स्थायी रहेगा और कभी वह कम ज़्यादा होगा। तो यह प्रतिरोध जो है तो कम ज़्यादा होके उसको एक स्थायित्व प्रदान करेगा कि कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, कम ज़्यादा करके इधर से बाईपास कर देगा सिग्नल को और आउटपुट में हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। तो इसको इसीलिए स्थानीयता बोले कि वह स्टेबलाइजेशन मतलब वो स्थायित्व एक प्रदान करता है। अब यहाँ पास सिग्नल इधर से ये हम इसको समझ लिए, इसको समझ लिए और इसको भी समझ लिए। ये क्या करता है, जो कैपेसिटर इनपुट है तो ये जो कैपेसिटर इनपुट वाला कैपेसिटर है तो यह सिग्नल जो हमारी R2 में ड्रॉप होने वाली होती है, यहाँ से जो हमने इन कराया है कोई सिग्नल को, तो वो आके इसको यदि हम ना लगाते तो वो आके सीधे ही वो कहाँ मिलती, सीधे ही मिलती यहाँ पास, और यहाँ पास आके पूरा ड्रॉप हो जाती। तो उस ड्रॉप होने से, सिग्नल को ड्रॉप होने से बचाने के लिए हमने यहाँ पास क्या जोड़ दिया, इनपुट में कैपेसिटर जोड़ दिया। तो वो क्या करेगा, वृद्धि कर देगा, बल्कि वह वृद्धि ही करेगा ना कि ड्रॉप करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पास क्या किया, कैपेसिटर को जोड़ दिया, तो इनपुट कैपेसिटर हो गया। अब ये हो गई RC, तो RC को हम समझते हैं कि यहाँ पास हो गई RC यहाँ। तो ये कलेक्टर में जो धारा प्रवाहित होगी तो उस कलेक्टर में जो धारा प्रवाहित होगी वो लोड को जाएगी। तो लोड के लिए हमने प्रतिरोध लगा दिया कि लोड में कितनी धारा कम ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, उसके अनुसार हमने ज़्यादा उसमें से धारा ना जाए तो उसके लिए हमने प्रतिरोध लगा दिया। तो उसको हम कलेक्टर लोड प्रतिरोध बोल दिए, कलेक्टर। अच्छा यहाँ पास हमने कलेक्टर का है
तो कलेक्टर लोड कैपेसिटर यहाँ लिख दिया, नहीं, कैपेसिटर, इस सी का मतलब कलेक्टर है ना कि कैपेसिटर है। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास प्रतिरोध होगा, रजिस्टर होगा। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया। अब ये जो सी और सी है, मतलब कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। कैपिटल सी का मतलब है ये कैपेसिटर लगा है, और जो सी का मतलब है छोटा वाला, तो वह कपलिंग है। तो कपलिंग मतलब दो चीज़ को हम मोटर में भी, मोटर जनरेटर को जब एमजी सेट बनाते हैं तो उसको हम कपलिंग करते हैं, जोड़ते हैं। जब कोई शादी होती है लड़का लड़का की, तो वो हाथ अपने ऐसे करते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐसे हाथ मिलाते हैं, मतलब हाथ कपल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यदि कोई हम आगे किसी स्टेज को जोड़ने वाले होते हैं, तो उस स्टेज में जोड़ने के लिए हमको इनपुट में जो हम सप्लाई देंगे, तो वही इनपुट में सप्लाई देने के लिए आगे स्टेज के लिए हम यहीं से सीधे ही उसको सप्लाई दे देंगे, मतलब उसको हम कपल कर देंगे। मल्टी स्टेज में देखेंगे भी अभी कि कैसे कपल करते हैं, तो इस कपलिंग का यूज हम देखेंगे। तो वह कपलिंग करने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं कि ये कपलिंग के लिए है, और यहाँ से कपलिंग को हम कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई होगी कि यह सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में कैसे यहाँ पास एम्पलीफाई किया, कैसे कार्य किया। ये चीज़ तो आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है जो 100 माइक्रोफैरेड का होता है, और ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है जो 10 माइक्रोफैरेड के होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एम्पलीफायर होता है वह कितने प्रकार का होता है। एम्पलीफायर का हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। इसको मैं इरेज कर देता हूं, बाकी आप सब वहां नोट से, टेलीग्राम से आप लेके वहां रिवाइज कर सकते हैं। इसको हम इरेज करते हैं अब। तो ये हुआ एकल प्रवर्धक समाप्त है पास। अब हम आते हैं कि जो हमारा होता है प्रवर्धक एम्पलीफायर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ प्रवर्धक के प्रकार या वर्गीकरण, प्रवर्धक का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम इसलिए लिखे क्योंकि यह अलग अलग तरीके से इसको हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसको जो हम उपयोग के आधार पर इसको हम वर्गीकरण करते हैं, तो वो कितने तरीके से इसको हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहले हम उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर हम यहाँ एम्पलीफायर का वर्गीकरण करेंगे। जो हमारा होगा, एक तो वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, और जो दूसरा होगा पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर और यहाँ पास पावर एम्पलीफायर, ये दो प्रकार से हो गए एम्पलीफायर। अब यहाँ पास जो दूसरे प्रकार का एम्पलीफायर है वो है फ्रीक्वेंसी के आधार पर, यानी आवृत्ति के आधार पर। तो आवृत्ति के आधार पर है, तो आवृत्ति के आधार पर यहाँ पास भी दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। पहले तो होगा एक हमारा आइडियो आवृत्ति, आइडियो फ्रीक्वेंसी, आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तो आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है? तो आइडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर होता है यह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कितने? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ये होता है आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर।
और जो दूसरा होता है यहाँ पास रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है तो ये काम करता है जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक यानी उच्च आवृत्ति पर जो कार्य करता है, आवृत्ति के सिद्धांत पर जो कार्य करता है, वह रेडियो एम्पलीफायर होता है। अब यहाँ हम देखेंगे जो तीसरा प्रकार है, तो तीसरे प्रकार का एम्पलीफायर होगा यहाँ आपका कपलिंग के आधार पर। जो अभी हम कपलिंग की चर्चा किए थे, यानी उगमन के आधार पर, ये तो लिखें कपलिंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कपलिंग के आधार पर। तो यहाँ कपलिंग के आधार पर 3 प्रकार से हम देखेंगे, कपलिंग के आधार पर 3 प्रकार से। तो पहला इसमें है आरसी कपलिंग, तो आरसी कपलिंग है, और दूसरा है ट्रांसफार्मर कपलिंग, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग। और जो तीसरा नंबर का होगा तो वो होगा डायरेक्ट कपलिंग। अब यहाँ पास जो चौथा प्रकार का होगा और लास्ट प्रकार का होगा, तो वो यहाँ पास हम लिखते हैं ये चौथा प्रकार का। तो ऑपरेशन के आधार पर ये कैसा होगा, ऑपरेशन के आधार पर। तो ये जो ऑपरेशन के आधार पर होता है, तो वो इसको हम देखते हैं कितने प्रकार से होता है। तो ये होगा 5 प्रकार का, ऑपरेशन के आधार पर 5 प्रकार का होगा। तो पहला होगा क्लास ए, यहाँ दूसरा होगा क्लास बी, और तीसरा होगा क्लास ए बी, और जो चौथा होगा यानी डी नंबर क्लास सी, और जो 5वां होगा यानी ई नंबर वो होगा क्लास डी। तो इतने प्रकार से ये हमारे एम्पलीफायर होते हैं। तो एम्पलीफायर इतने प्रकार से होंगे, आपने यहाँ पास देख लिए होंगे। तो इसको हम एक बार हम रिवाइज कर दें कि कितने प्रकार से होते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो होता है तो वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है एम्पलीफायर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक अपना उपयोग के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, और कपलिंग के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर। उपयोग के आधार पर वोल्टेज एम्पलीफायर, और दूसरा पावर एम्पलीफायर। और जो होगा यहाँ पास आवृत्ति के आधार पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। कपलिंग के आधार पर आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग। और जो होगा ऑपरेशन के आधार पर, तो ऑपरेशन के आधार पर होता है क्लास ए एम्पलीफायर, दूसरा नंबर क्लास बी एम्पलीफायर, तीसरा नंबर क्लास ए बी एम्पलीफायर, चौथा नंबर क्लास सी एम्पलीफायर, और जो 5वां नंबर का होगा क्लास डी एम्पलीफायर। तो यह 4 प्रकार के एम्पलीफायर हम यहाँ पास वर्गीकरण किए हैं। तो हम देखेंगे अब एक एक एम्पलीफायर को हम क्रमशः समझेंगे। तो यहाँ पूरे को नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन कुछ एम्पलीफायर को हम कवर कर सकते हैं। तो टाइम को देखते हुए हम यहाँ पास कुछ एम्पलीफायर को कवर करते हैं, देखते हैं कौन सा कवर हम करते हैं। तो पहले हम एम्पलीफायर का तो वर्गीकरण कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पास देखते हैं अभी हम कुछ मल्टी स्टेज के एम्पलीफायर को हम समझते हैं। अब कि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर ने हमने समझ लिया था, क्लासिफिकेशन कर दिया, अब इसके आगे हम बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे इसको लेके। लेकिन जो हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को ले लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर हम समझते हैं, चूँकि वो उससे पहले समझना ज़रूरी होगा मल्टी स्टेज। तो यहाँ मल्टी स्टेज का मतलब बहुचरण, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, बहुचरण प्रवर्धक। तो बहुचरण प्रवर्धक क्या होता है यहाँ पास? तो यहाँ पास हम लेंगे क्या, पहले तो एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर।
और ये हो गया उसका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के आगे वाला भाग। और उसी प्रकार से हमने और एम्पलीफायर जोड़ दिया और यहाँ हमने बना दिया बहु चरण एम्पलीफायर। और यहाँ पास हमने लोड में लगा दिया और लोड में आप डीजे खासा सुनते रहें स्पीकर लगा के। यहाँ इनपुट में हम देते हैं क्या, इसको सिग्नल देते हैं एकदम वीक, मरियल, कमज़ोर, तीक्ष्ण, एकदम कमज़ोर सिग्नल देते हैं। और आउटपुट में जाके एकदम मजबूत बड़ा सिग्नल निकलता है। तो इसको देखेंगे, ये हो गया क्लास ए। इसको हम बोलेंगे प्रथम चरण, फर्स्ट चरण को हम बोलेंगे प्रथम चरण प्रवर्धक, प्रथम चरण प्रवर्धक। इसको हम बोलेंगे मध्यम चरण प्रवर्धक। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, मिडिल स्टेज एम्पलीफायर और ये लास्ट स्टेज एम्पलीफायर यानी अंतिम चरण प्रवर्धक। तो ये अंतिम चरण प्रवर्धक होता है। अब ये जो प्रथम चरण प्रवर्धक होता है तो यह वोल्टेज को क्या करता है, यह एम्पलीफाई करता है और यह पावर को एम्पलीफाई करता है। तो एक वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा और एक पावर को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ जो स्मॉल सिग्नल की, तो यह क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करने का यह काम करता है। ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और वोल्टेज को, ये मध्यम वाला भी वोल्टेज को ही करता है। इसके दोनों में दोनों के अंतर्गत आ जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर। और जो लास्ट वाला होता है तो ये होता है पावर एम्पलीफायर। तो ये पावर को एम्पलीफाई करता है। ये जो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है इसको स्मॉल सिग्नल मिलते हैं। कैसे, यह स्मॉल सिग्नल इसको मिलते हैं और स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, इसलिए इसको हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बोलेंगे, एम्पलीफायर यहाँ पास बोलेंगे। तो स्मॉल सिग्नल मतलब यह कैसे सिग्नल होंगे, जो माइक्रो में होंगे। कैसे होंगे, माइक्रो वोल्ट में होंगे या फिर आपके मिली वोल्ट में होंगे। तो मिली वोल्ट के सिग्नल या माइक्रो वोल्ट के सिग्नल को यह क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और जो माइक्रो या मिली वोल्ट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके वह 0.1 वोल्ट में यह आउटपुट में परिवर्तित करके दे देगा। तो यह स्मॉल सिग्नल को परिवर्तित करता है। सो हम एकदम धीरे से, ऐसे किसी कान में बताते हैं ना, धीरे धीरे, एकदम माइक्रो वोल्ट में होता है। तो किसी हम मोबाइल से जब बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, तो वह सिग्नल बहुत कम होते हैं, माइक्रो वोल्ट में होते हैं। तो माइक्रो वोल्ट को फिर माइक क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करेगा। वो सिंगल प्रथम लेगा, फिर उसके अंदर ही रहेगा, मध्यम मिडिल वाला स्टेज करेगा, वो थोड़ा एम्पलीफाई करेगा। और जो मिडिल वाले को जो एम्पलीफाई कर देगा प्रथम, तो मिडिल वाले को जो मिल जाएगा 0.1 वोल्ट। इसके बाद जो इनपुट में इसको मिलेगा 0.1 वोल्ट, तो इस 0.1 वोल्ट को इसमें क्या कर देगा, 2 से 4 वोल्ट में, यह मध्यम वाला क्या करेगा, 2 से 4 वोल्ट में परिवर्तित करके दे देगा। और ये जब 2 से 4 वोल्ट में परिवर्तित करके दे देगा तो ये पा जाता है खुआ, मतलब आड़ पा जाता है, क्या, बहाना। तो उसको बहाना पा गया कि 2 से 4 वोल्ट हमको एम्पलीफाई वोल्टेज मिला सिग्नल, तो एकदम धड़ाके के साथ पूरा कर देगा, अंतिम चरण में एकदम बढ़ा देगा। तो यह बढ़ा देता है इसको ज़्यादा, मतलब हाई पावर में हो जाता है। पावर मतलब बहुत ज़्यादा पावर में। तो इसमें क्या हुआ, स्मॉल सिग्नल, तो इसमें स्मॉल सिग्नल होते हैं और इसमें 2 से 4 जो वोल्ट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिग्नल होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बृहद या लार्ज सिग्नल। तो 2 से 4 वोल्ट को हम बोलते हैं यहाँ पास लार्ज सिग्नल। तो लार्ज सिग्नल यहाँ पास एम्पलीफायर, तो इसको लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर बोलेंगे। तो जो अंतिम चरण होता है वो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पास जो कपलिंग भी होती है ना, तो इसके अंदर कपलिंग जो होगी तो वो होगी आपकी आरसी कपलिंग। इसके अंदर जो कपलिंग होती है इस प्रथम चरण के अंदर, तो वो होती है आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग होती है इसके अंदर।
और जो इसके अंदर कपलिंग होती है वो होती है ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो उसको हम एक्समर ना लिखें बल्कि ट्रांसफार्मर लिखें, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो इसके अंदर जो अंतिम चरण होता है इसके अंदर होती है ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो इसने किया क्या कि एकदम छोटे सिग्नल को पहले तो एक स्टेप में बढ़ा दिया, जो हमारा बढ़ के आ गया 0.1 वोल्ट में। अब इस 0.1 वोल्ट को इसने मध्यम वाला 2 से 4 वोल्ट में बढ़ाया, और जो अंतिम वाला है 2 से 4 वोल्ट पाया और उसको बढ़ा दिया एकदम धड़ाके के साथ हाई पावर में, हाई पावर सिग्नल में बढ़ा दिया। तो जितने की आवश्यकता होगी इसके अंदर क्या क्या होते हैं चीज़ें उसको आगे समझेंगे तब पता चलेगा कितने वोल्ट में बढ़ा के दे दिया। तो आवश्यकता अनुसार इसको हम ज़्यादा कम में बढ़ा लेते हैं, लेकिन यह लास्ट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज में बढ़ा देता है। तो कपलिंग के आधार पर इसको हम देखेंगे कैसे, वहाँ बात जब कपलिंग के आधार पर समझेंगे तो मज़ा आएगा उसको समझने में। तो इसमें हम मल्टी स्टेज सिग्नल किसको बोलेंगे, तो आपसे पूछा कि मल्टी स्टेज सिग्नल क्या है, तो मल्टी स्टेज कपलिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि जो एकदम कमज़ोर सिग्नल को फर्स्ट स्टेज में लेकर और अंतिम स्टेज में कई चरणों में अंतिम स्टेज में आउटपुट में सिग्नल को एम्पलीफाई करके देता है, वह मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। अब जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है तो इसमें जो प्रथम चरण होता है ये इसको स्मॉल सिग्नल मिलता है, और स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है मिडिल, और मिडिल वाला फिर क्या करता है वो थोड़ा स्मॉल से ज़्यादा सिग्नल होता है जो इस अंतिम चरण के इनपुट में मिलता है, उसको हम बृहद या लार्ज सिग्नल बोलेंगे। तो वह जो अंतिम चरण का एम्पलीफाई होता है वो बृहद सिग्नल को आउटपुट में एम्पलीफाई करता है। इसको हम प्रथम चरण वाले को वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे, क्योंकि वोल्टेज को इसने क्या किया एम्पलीफाई किया, और ये पावर को ही एम्पलीफाई कर दिया, तो इसको हम पावर एम्पलीफायर बोलेंगे। तो ये होते हैं वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर। ये तो मिली में होते हैं, प्रथम वाला होता है मिली वोल्ट में होगा ये, और ये वाला होगा 2 से 4 वोल्ट जो इनपुट में मिलेगा, किसके प्रथम अंतिम चरण के इनपुट में मिलेगा वो 2 से 4 वोल्ट होगा। तो इसने 2 से 4 वोल्ट कौन किया है, यह मध्यम वाला ही किया है, तब जाके इसका इनपुट हुआ और आउटपुट में उसने दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आई होगी। अब यहाँ पास एक चीज़ हम सुने थे कि लब्धि जो गेन होती है, तो गेन को हम थोड़ा समझते हैं कि गेन यहाँ पास जो एम्पलीफायर की गेन होगी उस गेन से हम क्या तात्पर्य यहाँ पास समझेंगे। तो गेन देखते हैं कि गेन क्या होती है। इस एम्पलीफायर की गेन को हम समझेंगे। गेन तो हम पहले भी एक आध बार चर्चा कर चुके हैं। तो जो एम्पलीफायर की गेन होती है, गेन मतलब होता है लब्धि। तो यहाँ पास जो गेन होगी, तो गेन से तात्पर्य ये है कि हमने कई स्टेज में एम्पलीफायर लगाया, कई स्टेज में यहाँ पास एम्पलीफायर लगा, जैसे 3 स्टेज हम यहाँ पास दिखाते हैं। तो एक एम्पलीफायर हमने लगाया और दूसरा एम्पलीफायर लगाया और तीसरा एम्पलीफायर हमने लगाया। तो इस प्रकार से हमने एम्पलीफायर को लगाया। अब इस एम्पलीफायर को हम इनपुट में कितना दिए और आउटपुट में हमको कितना मिल रहा है, तो इस एम्पलीफायर की हम गणना करने के लिए इसका हम क्या लेते हैं, आउटपुट बटे इनपुट, इसका हम अनुपात लेते हैं जिसको हम गेन बोलेंगे। तो इसकी गणना करने के लिए हम इसकी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनफल कर देते हैं। तो गुणनफल कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसका गुणनफल कर दीजिए। तो गुणनफल करेंगे तो उसका जो आउटपुट में निकल के आएगा तो टोटल हमको यहाँ पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ऐसे इसका गुणनफल आप कर देंगे कि जैसे इनपुट में प्रथम वाले चरण के इनपुट में क्या मिला, यहाँ पास मिला वोल्टेज जो भी है, इसके आउटपुट में V2 मिला, यही V2 इसके इनपुट हो जाएगा, और जो V2 इनपुट मिला तो यह आउटपुट हो जाएगा V3 का। तो V3 का जो A2 का जो आउटपुट होगा वो V3 होगा, और V3 ही A3 का इनपुट बन जाएगा। तो V3 ही A3 का इनपुट बन जाता है, और यहाँ आउटपुट में क्या मिल जाएगा, V4 मिल जाएगा। तो इसमें हम टोटल गेन जब हम निकालेंगे, तो टोटल गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास
इनका गुणनफल कर देंगे। तो टोटल गेन क्या है हमारा, A1 है इंटू A2 है इंटू A3 है। तो इसका हम लेते हैं अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो ये आउटपुट हो गया, आउटपुट बटे इनपुट हो गया। तो आउटपुट हो गया V2, इनपुट हो गया V1। अब इसका इनपुट क्या है, V2 है, आउटपुट इसका क्या है, V3 है। तो V3 आउटपुट बट्टे इनपुट, तो यहाँ पास गुणे मिलेंगे V3 बट्टे V2। अब इसका आउटपुट क्या है, V4 है। तो V4 और V3 क्या है, इसका इनपुट है। तो इसको हम इस प्रकार से ले लेंगे इनका गुणनफल। ये आपस में कुछ कट भी रहे हैं तो इसको हम काट देंगे। सॉरी, V4 नहीं कट रहा, V3 कट रहा है। तो बचा गया V4 बचा और V/1 बचा। तो यहाँ हमने देखा कि जो इसकी गेन है, एम्पलीफायर की गेन है, तो टोटल इसकी हम गेन को चाहे तो एक एक को हम क्या करें, गुणा करें, या फिर जो इनपुट में मिल रहा है उसका और आउटपुट में जो मिला उसका हम सीधे गुणा कर देंगे, तब भी हमारा गेन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारी गेन कुछ इस प्रकार से हमने निकाल लिया। तो आपको यहाँ पास गेन निकालने को नहीं बोलेगा, आपको ध्यान ये देना होगा कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है उसकी गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम गुणनफल करते हैं कि योगफल उसका गुणनफल होता है कि उसका योगफल होता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के प्रत्येक चरण के जो गेन होती है तो उस गेन का होता है गुणनफल। तो उसकी मल्टीप्लायर होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पास इसको गुणनफल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, गुणनफल होता है। अब इसमें जो एम्पलीफायर की गेन हो गई तो इसको हम इस प्रकार से समझें कि मल्टी स्टेज की एम्पलीफायर की जो गेन हो गई तो उसको हमने गुणनफल किया। अब एक होता है एम्पलीफायर गेन। तो एम्पलीफायर गेन एक अलग चीज़ है। क्या है, एम्पलीफायर गेन एक अलग चीज़ है। तो एम्पलीफायर गेन को हम क्या करते हैं, उसकी जो एम्पलीफायर जो गेन होती है तो उसके सिग्नल को हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, मापते हैं। तो एम्पलीफायर के गेन को हम डेसिबल में क्या करते हैं, एम्पलीफायर गेन। तो एम्पलीफायर गेन को हम प्रवर्धक लब्धि को हम क्या करते हैं, प्रवर्धक लब्धि को एम्पलीफायर गेन को हम डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल को शॉर्ट में हम डीबी लिखते हैं। तो ये होता है डेसिबल। तो जो डेसिबल होता है एम्पलीफायर गेन, अब उसमें हमने क्या किया था, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो गेन निकाले थे उसमें हमको करना था गुणनफल। लेकिन एम्पलीफायर गेन को हमको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसका करना होता है योगफल। तो इसका हमको योगफल करना होता है। जैसे हम एक स्टेज का एम्पलीफायर लिए और दूसरे स्टेज का एम्पलीफायर लिए और यहाँ पास तीसरे स्टेज का एम्पलीफायर लिए। तो एक में हम लिए 10, एक में हम लिए 20 और एक में लिए 30। तो इसका हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पास हम कर देंगे गुणनफल। तो ये हो जाएगा हमारा 60 जो निकल के आएगा डीबी, ये हमने किया गया ये हमने योगफल किया। तो यहाँ पास जो एम्पलीफायर गेन होता है इसका हम करते हैं योगफल लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका योगफल लेते हैं या फिर सीधे ही जोड़ देते हैं। तो एम्पलीफायर गेन को हम सीधे ही जोड़ देते हैं या फिर इसका गुणनफल लेते हैं। और इसको हम एम्पलीफायर गेन को किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब एक चीज़ होता है बैंड बिट। थोड़ा हम बैंड बिट को देख लेते हैं, छोटा सा चीज़ ही है। तो बैंड बिट को हम यहाँ समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बैंड बिट को हम समझते हैं कि क्या होता है बैंड बिट। तो यहाँ पास बैंड विड्थ का मतलब ये होता है बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ का मतलब जो हमारी ये हो गई एक क्या सिग्नल हो गई, ये सिग्नल हो गई। इस सिग्नल का हमारा ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इधर साइड हम दर्शाते हैं इसके फ्रीक्वेंसी को, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कुछ यहाँ इस प्रकार से होगी। मैक्सिमम वैल्यू पे जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से होगी। अब कोई एम्पलीफायर जो होता है हमारा, तो एम्पलीफायर एक हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वह जितने बैंड विड्थ के लिए हम डिज़ाइन करेंगे वह उतने ही बैंड विड्थ पर काम करेगा, उतने ही हर्ट्ज, उतने ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगा। उससे ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी यदि उस एम्पलीफायर में देंगे तो वह जल जाएगा।
या उससे कम देंगे तो वह चालू ही नहीं होगा। तो कोई एम्पलीफायर हम डिज़ाइन करने के लिए उसकी एक रेंज, एक जो प्रास होती है, तो उसके प्रास की हम गणना करते हैं कि भाई इतने ही प्रास पर वह कार्य करेगा। तो कोई जैसे एम्पलीफायर हो गया, तो उस एम्पलीफायर को हम क्या करते हैं, एक रेंज, एक प्रास उसकी हम निश्चित करते हैं कि भाई तुम इतने ही रेंज, इतने ही प्रास पर तुम कार्य करोगे। तो ये जैसे हमारा एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर जो ये है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई हमारे यहाँ पास F1 और इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई F2। तो F1 के पहले की जो फ्रिक्वेंसी है, यदि उतना रेंज इसको हम देते हैं एम्पलीफायर को, तो वह उतने में ऑपरेट ही नहीं होगा। यदि हम उस एम्पलीफायर को F2 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देते हैं तो वह जल जाएगा। यदि हम उस एम्पलीफायर को, जिस एम्पलीफायर को मैंने डिज़ाइन किया, उस एम्पलीफायर को मैं इतनी फ्रिक्वेंसी देते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी देते हैं, F1 से F2 के मध्य देते हैं, तो वह एम्पलीफायर काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो जितने प्रास के लिए, जितने रेंज के लिए हम डिज़ाइन करते हैं एम्पलीफायर को, यदि वह उतने प्रास पर कार्य करता है तो वह उसकी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कहलाएगी। उससे कम देते हैं तो वह कार्य नहीं करेगा, उससे ज़्यादा देते हैं तो वह जल जाएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर वह कार्य कर रहा है तो वह उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पास गेन कहलाएगी। तो यहाँ विड्थ का क्या मतलब हुआ, इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई। तो जितने चौड़ाई पर हम इसको चलने के लिए डिज़ाइन किया है वह उतने ही चौड़ाई पर चलेगी, तो इसकी यह क्या कहलाएगी, बैंड विड्थ कहलाएगी, बैंड विड्थ कहलाएगी। तो ये होता है यहाँ पास बैंड विड्थ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बैंड विड्थ क्या होती है, छोटी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी, ना समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके बारे में हम विवरण आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं, अपने से बड़ों का सम्मान करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।